अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपके पास अगर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की पहली स्टोरी विक्रम ने मुझे न्यू दिल्ली से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। हम दो फ्रेंड्स शिवम और मैं जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, हम दोनों ने जुलाई के मंथ में मनाली जाने का प्लान बनाया और हम दोनों अपनी गाड़ी में मनाली चले गए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शिवम तेज़ गाड़ी चला रहा था और मैं इसके पास बैठा हुआ था। इतनी तेज़ बारिश में हम दोनों कहीं रुके बगैर चले जा रहे थे। बारिश इतनी तेज़ थी कि आगे जाने को कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में चाय की एक दुकान देखकर दोनों ने चाय पीने के लिए गाड़ी वहाँ रोक दी। हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लग गए। फिर किसी ने आकर गाड़ी पर दस्तक दी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो सफ़ेद साड़ी में थी। इस लड़की ने हमसे हेल्प मांगी और उसने कहा कि मैं यहाँ एक गांव में रहती हूँ, क्या आप लोग मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं? तो शिवम की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं मान गया और वो लड़की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। शिवम अब इससे बातें कर रहा था और वो खामोश बैठी थी। मैं इसकी आंखों में कुछ अजीब सा देख सकता था, इसलिए अचानक वो लड़की बोलने लग गई कि पिछले साल इस दिन मेरा इस सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था और इस कार ड्राइवर ने मुझे ज़ख्मी देखकर फिर मुझे उठाना ही नहीं ज़रूरी समझा। उसने मुझे मारा और वहाँ छोड़ के चला गया। इसलिए शिवम को वो कुछ नज़र आने लगा जो लड़की बता रही थी। तब शिवम ने देखा कि इनकी गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी है, तो मैंने ज़ोर से गाड़ी को ब्रेक लगा दिए और गाड़ी रुक गई। उसने देखा कि ये वही लड़की थी जो हमारी गाड़ी में पीछे को बैठी थी। ये देखकर हम दोनों को चक्कर आने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अब चुड़ैल बन चुकी थी। हम दोनों ने बहुत ज़ोर से चिल्लाए और गाड़ी से भागने लग गए। आगे हमने एक बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी रोकी तो वहाँ खड़े लोगों ने हमें बताया कि हमारे गांव की एक लड़की पिछले साल सड़क हादसे में एक मर गई थी। बहुत से लोगों ने इसे रास्ते में देखा है। यह सुनना हमारे लिए काफ़ी था। हम अपना सफ़र वहीं छोड़कर अपने घर को आ गए। ये दूसरी कहानी गोवा से सेंड की है। आज के वीडियो की दूसरी स्टोरी भी मुझे एक गोवा से एक सब्सक्राइबर ने सेंड की, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। मैं आपको ये उनकी ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैंने ये कहानी अपने गांव के एक बड़े बुज़ुर्ग से सुनी थी जो कलकत्ता में काम करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ अंग्रेज़ शिकारी हिंदुस्तान के एक जंगल में शिकार करने गए। इस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, लेकिन एक बड़ा अंग्रेज़ ऑफिसर पहले ही इसमें ठहरा हुआ था। इसलिए इन अंग्रेज़ शिकारियों को जंगल के बीच में बने पुराने डाक बंगले में रहना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने ख़ानदान के साथ रहता था और डाक बंगले में रहकर लोगों की खिदमत करता। इस रखवाले के ख़ानदान में इसकी बीवी और तकरीबन 14-15 साल की इकलौती बेटी थी। एक शाम जब अंग्रेज़ शिकारी शिकार के बाद डाक बंगले में वापस आए तो वो नहाकर पीने बैठ गए। शराब पीने के बाद वो इस कदर बहक गए थे कि उन्हें बिल्कुल होश व हवास ही नहीं रहा और रखवाले को गोली मारकर इसकी बीवी और बच्चा छीन लिया। इन गुनहगारों को इस नशे की धुत में होने का कुछ पता न चला और नोच नोच कर दोनों को गोलियों से भून दिया और तीनों की लाशें डाक बंगले के पीछे दफन कर दी। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज़ों ने एक बार फिर कैलाश नामी एक नए बंदे को वहाँ रखा। कोई नहीं जानता था कि इस पुराने डाक खाने का पुराना खादिम और इसका ख़ानदान कहाँ है। एक दफ़ा की बात है कि नया नौकर कैलाश रात को गेट बंद कर सो रहा था। फिर अचानक से वो उठा क्योंकि उसने फील किया कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में डंडा और दूसरे में चिराग उठाया और दरवाजे पर आकर कहने लगा कि कौन है? इतनी रातों के बाद दरवाजे पर कौन रो रहा है? उसने दरवाजे पर बैठी एक नौजवान लड़की को देखा जो रो रही थी। कैलाश इस लड़की के पास गया और इसके सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी रो मत, अंदर आ जा। फिर जब वो नौजवान अंदर आई
तो कैलाश ने इसे पानी पीने के लिए कहा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। कैलाश की इतनी बातें सुनकर उस लड़की को एकदम गुस्सा आ गया। कुछ देर तक वो ऊंची आवाज़ में रोने के बाद थोड़ा सा पुरसुकून हुई और कैलाश से कहने लगी कि वो इस डाक बंगले के पहले नौकर की बेटी है। और फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 शिकारी बाहर से आए और इसके बाप को कत्ल किया और फिर इसकी माँ की इज्जत को बर्बाद किया। फिर कैसे इसकी माँ और इसे भी गोलियां के बाद डाक खाने के पीछे दफन कर दिया। उस जवान लड़की की इतनी बातें सुनकर कैलाश बिल्कुल चौंक गया, लेकिन वो डरे बगैर उससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मर गए हो तो मेरे सामने तुम कैसे बैठी हो। कैलाश की ये बात सुनते ही लड़की अचानक से गायब हो गई और इससे पहले कि कैलाश कुछ समझ पाता, इस कमरे की दीवार पर उल्टा चलते हुए उसने देखा। कैलाश को ये मंजर देखकर पूरी तरह से वो डर गया। फिर अचानक वो लड़की आकर कैलाश के सामने बैठ गई और कहने लगी कि काका तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता कैलाश का खौफ दूर हो गया और उसने माथे पर पड़े पसीने के कतरों को साफ किया। फिर उसी रात उस लड़की ने वो जगह दिखाई जहाँ इन तीनों को दफन किया गया था। कैलाश ने कुदाल को उठाया और इन तीनों के कंगाल निकाले। फिर उसने इस नौजवान लड़की से वादा किया कि वो इन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ अदालत जाएगा और इस जवान लड़की को इंसाफ दिलाएगा। कैलाश की बात सुनकर वो लड़की रोने लगी कि चचा आपको नहीं ये करना, मैं खुद बदला लूँगी, बस थोड़ी सी मेरी मदद करें। बस फिर क्या था, इस लड़की के कहने के मुताबिक कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ दी और इस जवान लड़की के कहने के मुताबिक उसके पेरेंट्स की हड्डियां जला दी और दोनों के नाम पूजा भी करवाई। दोनों को वो उसने मुक्ति दिलवाई, लेकिन लड़की के बयान के मुताबिक कैलाश ने ना तो लड़की का कंगाल जलाया और ना ही इसकी रसूमात अदा की, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसे मुक्ति मिल गई तो वो अपना बदला कैसे लेगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अब कोई नया बंदा इस डाक बंगले में आने को तैयार नहीं था, क्योंकि कैलाश वहीं घूमता रहता था और नए आने वाले नौकर को भूतों की कहानियां सुनाकर भगा देता। कभी कभार वो नौजवान लड़की कुछ ऐसे करती कि वहाँ के रहने वाले नौकर डर जाते, मगर इतना कुछ होने के बावजूद शिकारी इस बंगले पर आना नहीं छोड़ते थे। वो खुद आकर अपना इंतज़ाम करते, लेकिन अब जो आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि इस डाक बंगले में रहने वाला हर अंग्रेज़ शिकारी इस लड़की का शिकार हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि वो लड़की अपने जाल में फंसाकर किसी शिकारी को वहाँ ले आती और रात को इसके असली रूप में आती और इसे अंग्रेज़ को डराकर मार देती और खून पी जाती। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और इस डाक बंगले में मरने वाले शिकारियों की मौत एक कहानी बनकर रह गई। अंग्रेज़ अफसरों की लाख कोशिशों के बावजूद कातिल नहीं पकड़ा जाता और उन शिकारियों की मौत की वजह ना पता लगती। अब शिकारियों में ये बात फैल गई कि पुराने डाक बंगले में रहने वाले हर शिकारी की रात होती है, लेकिन उसे दूसरे दिन का सूरज नसीब नहीं होता। 2-3 साल और गुजर गए और अब वो डाक बंगला खंडर हो चुका था, क्योंकि अब वहाँ रहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। मगर उस लड़की का भूत अब भी उस डाक बंगले में अपने कातिलों का इंतज़ार कर रहा था। दिन के वक्त यहाँ आने और जाने वाले लोग फील करते थे, क्योंकि वो मुसलसल रोती रहती थी, लेकिन कोई इसे देख नहीं पाता। एक दफ़ा उस लड़की की आत्मा एक और नौजवान लड़के से मिली जो वहीं पे रहता था और बरतानवी शिकारी के निशाना बन चुका था। उन दोनों की आत्मा उन्हें ढूंढना शुरू हो गई। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो अपने कातिलों तक पहुंच गए। एक दिन शाम को वो निहायत खूबसूरत लड़की के रूप में एक कातिल अंग्रेज़ शिकारी के घर गई। घर में इस अंग्रेज़ के सिवा कोई ना था। फिर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद उसे अपनी खूबसूरती में फंसा लिया। वो खूबसूरत तो बहुत थी और उसके जाल में फंसते लोगों को देर नहीं लगती। वो लड़की अब इस अंग्रेज़ से कहने लगी कि क्यों ना हम शिकार पर जाएं। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि ये अच्छी बात है, मेरे कुछ दोस्त शिकारी हैं, चलो उनको भी हम साथ लेकर चलते हैं। बस फिर क्या था, इस नौजवान लड़की ने अंग्रेज़ को बताया कि मेरे एक दोस्त भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है और वो भी शिकार पर जाना चाहती है।
پھر اگلے دن اس عورت کے بھوت اور اس لڑکے کا بھوت انگریز کو لے کر وہاں پر روانہ ہوئے، اور اب وہاں ڈاک بنگلے میں کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس رات وہاں انگریزوں نے بہت بڑی پارٹی ارینج کی۔ پارٹی رات کو شروع ہوئی اور ساتھ ہی انگریز آفیسر نے وہاں انجوائمنٹ شروع کر دی، کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ 2 آتمائیں موجود تھیں جو ان کے لیے گھات لگائے بیٹھی تھیں۔ اچانک اس آتما نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی اور ایک چھلانگ لگا کر قریبی گھنے درخت کی موٹی شاخ کو اس زور سے کھینچا کہ وہ شگاف کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اس بھوت نے ان انگریزوں شکاریوں میں ایک ایک کو پکڑ کر پاؤں تلے دبانا شروع کر دیا۔ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان لڑکی کی آتما ایک خوفناک آواز نکالتی اور ہر انگریز کے شکاری کے پاس پہنچ جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی جان نکال دیتی۔ اس طرح ان آتماؤں نے ایک ایک کر کے تمام انگریز شکاریوں کو مار ڈالا۔ اگلے دن انگریزوں کی تلاش میں نکلے انگریز آفیسرز کو ایسی لرزہ خیز لاشیں ملی کہ جنہیں دیکھ کر وہ حیرت سے دنگ رہ گئے۔ وہ آفیسرز یہ سمجھے کہ کسی جانور کا کام ہے۔ کیلاش سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا، اور پھر ایک دن وقت نکال کر کیلاش نے چپکے سے اس نوجوان لڑکی کا کنگال نکالا اور اس کی انتم سنسکار کر دیا تاکہ اب اس کو مکتی مل سکے۔ آج کی لاسٹ سٹوری بھی انڈیا سے ہی سینڈ کی گئی ہے۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا باغ ہے جسے ہمارے گاؤں والے بدکی باری کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 12-15 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ باغ میں آم کے درختوں کا بہت زیادہ انبار ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور پرانا باغ ہے۔ یہاں کے خوف سے آج بھی کمزور دل لوگ دوپہر یا دن کے سورج نکلنے کے بعد اس برکی باڑی کی طرف نہیں جاتے۔ اس برکی باڑی کی طرف جانے کی بات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نام ان کے ذہن میں آتے ہی آتا ہے کہ ایک ڈر ہے، اور ایسا ڈر کیوں ہے؟ اس موڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 30-32 سال پہلے یہ بڑا موڑ بہت موٹا اور خوفناک ہوا کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت بھی اس پر برکی باری میں اندھیرا اور بھوتوں کا خوف تھا۔ لوگ اس باغ میں صرف آم لینے آتے تھے، اور وہ بھی بہت سارے لوگ مل کے آتے۔ ہاں، چند ہمت والے لوگ جو ہنومان جی پر ٹرسٹ کرتے ہیں کبھی کبھی اکیلے آ جاتے۔ کچھ لوگ تو یہاں آ کر کہتے کہ رات کو یہاں بھوتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس باغ میں بہت سے درخت تھے۔ ایک دفعہ ہمارے دادا نے آم کے موسم میں گاؤں کے ایک شخص کو آم کی کٹائی کی ذمہ داری دی تھی، لیکن دادا کو کہیں سے معلوم ہوا کہ وہ ہر رات 1-2 لوگوں کے ساتھ آم توڑتے ہیں۔ ایک دن ہمارے دادا نے دھمکا کر سوچا کہ رات کو کھانے پینے کے بعد میں وہاں پر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون ہمارے آم چوری کرتا ہے، اور اس خوفناک اور بھوتوں کے باغ میں وہ پہنچ گئے۔ دادا نے کونے میں موجود درخت کے نیچے ایک آدمی کو دیکھا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ وہ شخص ہے جو آم توڑتا اور چوری کرتا ہے۔ میرے دادا نے بھاگ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی کہ اچانک وہ آدمی اس باغ میں واقع ایک برگد کے درخت کے پاس پہنچا اور ایک بھیانک اور خوفناک شکل میں آ گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ اٹھنے لگی۔ اب اس نے ہمارے دادا کو اتنا مارا کہ میرے دادا نیچے گر گئے۔ ان کی مرنے جیسی حالت ہو چکی تھی۔ میرے دادا کا جسم کانپنے لگ گیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بالکل بھی آواز نہیں نکال پا رہے تھے۔ انہوں نے بہت ہمت کی، مگر وہ ایک قدم بھی نہ اٹھا پائے۔ تقریباً 2 یا 3 منٹ کے بعد وہ حرکت کرنے کے قابل ہوئے، اور انہوں نے ہنومان چالیسا کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بھوت پیچھے ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بہت خوفزدہ تھے۔ 3-4 دن بستر پر پڑے رہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر انہیں آرام آیا۔ اس کے بعد ہمارے دادا نے کبھی بھی آم کے باغ میں اکیلے جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ میرے چاچا اپنی جوانی میں کافی آوارہ ہوا کرتے تھے۔ وہ دن بھر دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے اور رات 12-1 بجے سے پہلے کبھی بھی گھر نہ آتے۔ گھر والے ان سے بہت ناراض تھے، لیکن ان پر ان کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک رات وہ اپنے دوست کے ساتھ دریا کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہاں ہی ایک اگھوری بابا رہتا تھا۔ چاچا اور اس کے دوست ان کو چھیڑنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ شراب پینے لگ گئے،
اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے بھوتوں کی باتیں کرنا شروع کر دی اور چچا نے بابا سے پوچھا کہ کبھی بھوت دیکھا ہے؟ پہلے تو بابا ٹالتے رہے، لیکن چچا اپنی بات پر ڈٹے تھے۔ پھر بابا مان گئے اور اس نے ارد گرد ایک حلقہ بنایا اور کہا کہ آؤ جو میں تمہیں بھوت دکھاتا ہوں، مگر کچھ بھی ہو جائے اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ بابا منتر پڑھنے لگ گیا۔ چچا اور ان کے دوست اس وقت دھیرے سے مسکرا رہے تھے، کیونکہ انہیں یہ بات ہنسی مذاق کی لگ رہی تھی کہ اچانک چھم چھم کی آواز آئی اور ایک عورت وہاں آئی اور ناچنے لگی۔ اس کے بعد اچانک 2 اور 3 عورتیں وہاں آئیں اور وہ بھی ناچنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر چچا اور ان کے دوستوں کی تو سٹی گم ہو گئی۔ دونوں کا نشہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ دونوں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگ گئے، لیکن ناچنے والی عورتوں نے اپنا رقص نہیں چھوڑا اور ان کو گھیر لیا اور اس کے گرد گھومنے لگ گئی۔ وہ انہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے وہاں بلائے جانے پر انہیں غصہ آیا ہو۔ دونوں وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب انہیں ہوش آیا تو وہاں صرف اگھوری بابا تھے، اور جب اس نے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو بابا نے بتایا کہ میں نے انہیں بھگا دیا۔ ان دونوں نے بابا کے پاؤں چھوئے اور معافی مانگی، اور اس دن کے بعد چچا نے رات گئے آنا بند کر دیا۔ لسن جی، آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے کامنٹس میں آ کے ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔